नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार यादव। अब हम सब प्रधान शिक्षक की तैयारी की अंतिम चरण में हैं। आज 23 तारीख है और 29 को एग्जाम है। निश्चित रूप से करो या मरो का ये समय है, इसलिए मैं 20 सेट लेकर के आया हूँ। 25 क्वेश्चंस का ये सेट है। रिवर्स में चल रहा हूँ, पहले 20 डालूंगा, फिर 19, 18, 17, इस तरह से एक होते होते समाप्त हो जाएगा और 4-5 सेट प्रत्येक दिन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी देखिए, ये अंतिम चरण का ये सेट है और ये सेट बिल्कुल हूबहू परीक्षा में आने लायक है, क्योंकि 75 प्रश्नों का सवाल है। इसीलिए इसी से हमारी जो मेधा सूची है इसी से तैयार होगी। इसीलिए हम सबों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मेरी भी तैयारी हो रही है, आप सबों की भी होगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल से। निम्न में कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षण जो करते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? शिक्षक इन्वॉल्व है, शिक्षार्थी इन्वॉल्व है, शिक्षा कक्ष ये नहीं इन्वॉल्व है। शिक्षण विधि, ये तीनों मिला करके ही शिक्षण कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन शिक्षा कक्ष अर्थात रूम जो है, जो कमरा है, वो तो कमरा है। कमरा अगर थोड़ा सा डिसऑर्डर भी है या कमरा अच्छा है, खूबसूरत है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कमरे का भी हाव भाव रहता है, अच्छी चित्रकारी वहाँ पे रहते हैं अच्छे, लेकिन कमरा की शिक्षण कक्ष की सिर्फ बात होती है, वहाँ पे आकृतियाँ की बात नहीं है। कभी कभी कमरे में ABCD क ख ग घ इस तरह लिखा रहता है, कहीं पे फल का चित्र, फल का नेम्स या फ्लावर्स नेम ये सब लिखे हुए रहते हैं, वेजिटेबल्स नेम, तो वो बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन यहाँ शिक्षा कक्ष की बात है, इसलिए ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, चलिए अब दूसरे नंबर सवाल है। निम्न में कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध करके कौन सा इसमें आप नहीं प्राप्त करते हैं? जैसे पीने के पानी की स्वच्छता, ये शोध है, इसको आप जांच करते हैं। पुस्तकालय व्यवस्था, ये भी शोध है, कौन कौन सी बुक है नहीं है ये पता करते हैं। नियंत्रण, ये भी आप शोध करके प्राप्त करते हैं कि ये अनुशासन में बच्चे हैं या कंट्रोल में हैं या नहीं हैं। लेकिन कक्षों की सुंदरता है, ये सुंदरता आपका क्रियात्मक शोध नहीं है। ये तो एक बार बन गया, जिस प्रकार से उसको आकृति बना दिए, ढाल दिए, बस काम खत्म हो गया। इसीलिए ये आपका इसमें ऑप्शन होगा, नहीं है में तो ये ऑप्शन होगा। चलिए, 2 के बाद तीसरा नंबर, 10 मिनट का वीडियो होगा, जरूर इसको देखिएगा। आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? सबसे पहले आगमन विधि समझिए। आगमन विधि को ही कहते हैं विशिष्ट से समान विधि, है ना। आगमन विधि अर्थात यहाँ बच्चे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कलम का दाम, अगर बच्चा ये जानता है कि 25 रुपये, तो 1 कलम का दाम कितना होगा? तो 25 में, है ना, 25 में 5 से भाग देगा, कितना निकलेगा? 5। अर्थात यहाँ बच्चे विशिष्ट ज्ञान, माने जो पूरा थिंकिंग करके वो बच्चे सोचते हैं और उसके बाद निकालते हैं एक एक नियम। फिर निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं? इसके बाद कि ये नियम निकालते हैं कि जैसे चूंकि, है ना, 5 कलम का दाम बराबर 25 रुपये, इसलिए 1 कलम का, तो ऐसे करके, है ना, 25 बटे से बताते हैं हम लोग बाद में कि ये एक नियम इसी को कहते हैं। तो बच्चे, और उसके बाद कितना, 3 कलम का मान ली निकालना है, तो 3 कलम 3 से गुना करते हैं, तो 5 × 3 अर्थात 15, तो 15 रुपये। कुल मिलाकर के एक नियम भी सिखाने के लिए हम लोग पहले बच्चे जो है सो अपने से कोई काम करते हैं, अपने से करके और फिर एक नियम बनाते हैं, उसे ही कहते हैं आगमन विधि। तो यहाँ कौन इसमें करते हैं निरीक्षण? कौन करता है? कौन निरीक्षण करते हैं? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो बालक ने करता है, बालक ने करके सीखा तब नियम बनाया। और एक होता है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है कि नियम, जैसे नियम क्या है कि अगर यदि चाल बराबर क्या है ना, दूरी बटा समय, तो ये निगमन विधि है। ये सूत्र याद कर लिया बच्चा, इसमें रटंत विद्या पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आगमन विधि में करके बच्चा सीखता है और उसके बाद नियम बनाता है। यहाँ क्या है कि बच्चा अगर यदि जैसे 25 किलोमीटर चला और 5 घंटे में चला, तो निश्चित है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला कोई आदमी, तो ये बच्चा यहाँ करके सीख रहा है कि 3 घंटा में 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति 5 घंटा में चला, तो निश्चित है कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट से सूत्र मिल गया, तो वो उसके सूत्र से निकाल लिया, इसी से सूत्र बना लिया कि इसका मतलब
किस में भाग दिए, तो दूरी में भाग दिए, किससे, समय से। तो यही हो गया चाल। और तब यहाँ पे क्या है, लेकिन निगमन विधि में क्या है, यहाँ तो दिया हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ रटन विद्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे अपने से बच्चा करके सीख रहा है, यहाँ थिंकिंग और चिंतन करके सीख रहा है। एक्सरसाइज मैंने उदाहरण से अपना पेश करते करते 10-5 उदाहरण अगर बढ़िया से कर लिया, पहले एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद एक सूत्र पर जाता है, इसे कहते हैं आगमन विधि। और निगमन विधि में तो डायरेक्ट सूत्र है, इसी से सूत्र से निकाल लेता है। तो चलिए यहाँ समझ गए, अर्थात इसका आंसर होगा बालक। आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है, तो बालक करता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत हम लोगों का जो शिक्षण विधि है वो शिक्षार्थी आधारित है, शिक्षक आधारित नहीं है, इसीलिए बच्चों पर ध्यान देना। यहाँ पे देखिए ये डीएलएड में ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बच्चे के संदर्भ में रख के सोचिए, बच्चों को ही केंद्र में मान करके सारे चीज यहाँ पे होंगे। 75 क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चे पर आधारित और बच्चों के लिए ही, बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए। जिस तरह का आता है ना कि भारत के लिए लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, उसी तरह बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, बच्चों से ही जो भी होगा, यहाँ पे बच्चा ही केंद्र है। और उसके लिए पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव कभी नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा और खूब उछल रहा है, हल्ला कर रहा है, क्या करेंगे, पीट देंगे, नहीं। उनके पिता को तुरंत जाकर इन्फॉर्म करेंगे, नहीं। क्या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं। नाम काट देंगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा, बाबू पढ़ना है। और खेल खेल में पढ़ाइए, अगर खेलना हो चाहता है उसी में खेल में पढ़ाइए, यही पॉजिटिव आपको चलना होगा। चलिए 4 नंबर सवाल में हमको जाना है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन, ईश्वर द्वारा बनाए हैं। ऊर्जा क्या है, ये भी सूर्य से प्राप्त होती है। जल भी है ना, प्रकृति द्वारा बनाया गया। लेकिन इमारत जो हम लोग बनाए हैं, ईंट से, गिट्टी, छड़, सीमेंट, ये सब लेकर के, इसीलिए कौन नहीं है, तो इमारत नहीं है, और सब प्राकृतिक है। चलिए अगला, निम्न में कौन सा संसाधन और नवीकरणीय है। कौन सा संसाधन जो कि पुनः तैयार नहीं किया जा सकता है, और नवीकरणीय है, पुनः तैयार नहीं किया जा सकता है। तो भूमि को एक जगह तोड़ेंगे फिर तैयार करेंगे, पहाड़ को भी तोड़ के तैयार करेंगे फिर पहाड़ बना देंगे। जल शक्ति, जल बना, फिर जो है सो ये जल वाष्प में उड़ा, फिर आकाश में जब बादल बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे, ये सब तो नवीकरणीय है। लेकिन पेट्रोल आपका तैयार नहीं हुआ, पेट्रोल एक बार खत्म हो रहा है, कोयला, पेट्रोल, ये सब तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ये होगा कि कौन अनवीकरणीय नहीं है, तो पेट्रोल नहीं है, 5 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देखिए बहुत अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन है। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यही होगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। मानसूनी वन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पतझड़ वन इसको कहते हैं। यहाँ पे मौसम में पत्ते झड़ेंगे और फिर उगेंगे। लेकिन सर्वाधिक जो है सो सर्वाधिक उपयोगी वन यही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए 6 के बाद 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर सवाल बहुत अच्छा है ये भी सवाल। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश कौन सा प्रकोप बढ़ा है। वन विनाश से कौन सा प्रकोप, देखिए अब ये पर्वत है, ये पर्वत पर क्या हुआ, पेड़ लगा हुआ था, है ना, ये थोड़ा सा उल्टा नहीं, पेड़ लगा हुआ था। चलिए तो क्या हुआ, यहाँ पे पेड़ काट दिया, है ना, पेड़ कट गया। पड़े क्या था, ये जड़ पूरा मिट्टी को पकड़ ले था, जड़ क्या किया था, पूरा मिट्टी को पकड़ ले था। अब क्या हुआ, अब पेड़ कट गया तो जड़ मिट्टी को पकड़ना छोड़ दिया, पेड़ जड़ मर गया, मैंने वो जो एक तरह से निर्जीव हो गया, खत्म हो गया। तो विनाश, वन के विनाश से, वन को आपने काट दिया तो क्या हुआ, तो क्या होगा बताइए, मिट्टी को पकड़ लेता, अब मिट्टी क्या होगा, लबालब गिरना शुरू हो जाएगा। ये रोड है, रोड पर मिट्टी देखते हैं ना, बहुत मैंने एक तरह से एकाएक धसान है, एक स्खलन, भूमि का स्खलन हो जाता है, पहाड़ से चट्टान नीचे गिर आते हैं, बहुत लोगों का जान माल की हानि होती है, मर जाते हैं। कई हमारे ड्राइवर जो होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो भी बेचारे मारे जाते हैं। तो क्या होगा, भूकंप होगा नहीं, ज्वालामुखी होगा नहीं, चक्रवात होगा नहीं, भूस्खलन होगा। क्या होगा, भूस्खलन, अर्थात भूमि पहाड़ से कट के, है ना, अलग होकर के नीचे रोड पर गिरना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। एकाएक गाड़ी चल रही है, एकाएक धसान ऊपर से गिरता है, भूस्खलन हो जाता है, बहुत बड़ा चट्टान या पहाड़ ही नीचे आ जाता है, कई गाड़ियां दब जाती है, कई बच्चे, माताएं, बहनें सब जो है सो इसके दफन हो जाते हैं। इसीलिए पेड़ रहना बहुत जरूरी है कहीं भी, है ना। यहाँ भी काट दीजिएगा तो आपका बारिश नहीं होगी मैदानी भागों में, लेकिन यहाँ तो बहुत ही भूस्खलन बहुत जानलेवा है। चलिए 8 नंबर में, समुद्रों में प्रदूषक का प्रमुख कारण है। समुद्रों में प्रदूषक का प्रमुख कारण है आणविक परीक्षण, तेलीय रिसाव। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, समुद्रों में प्रदूषक का प्रमुख कारण है आणविक परीक्षण, उद्योग धंधे, तेलीय रिसाव, तटीय नगर। देखिए ये सब तो है,
इससे तो कचरा जा ही रहा है, लेकिन तेलीय रिसाव सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तेलीय रिसाव। एक बार तेल अगर रिसाव कर गया तो जितनी भी जलीय जीवें हैं, है ना, मछलियां है, व्हेल है, शार्क है, जितनी भी मछलियां, मगरमच्छ है ना, जो भी है सब मरना शुरू हो जाता है। ये तेल में उसकी जो है सो O2 पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलती है, इसीलिए वो मरना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। चलिए 9 नंबर का सवाल बहुत अच्छा है। वायुमंडल में CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का कारक है। CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का कारक है उद्योगों का गैसीय उत्सर्जन, प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन, मोटर वाहनों में उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन, रसोई घरों में उत्पन्न उत्सर्जन। सबसे ज्यादा है, ये है तो सब कुछ सब हल्का हल्का, लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन, जो प्रकृति का जैविक क्रिया है ना, उस क्रियाओं का उत्सर्जन, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। पर्यावरण को बचाते हुए और हमको विकास जारी रखना है। समग्र विकास, संपोषित विकास, संतुलित विकास, मंद विकास। मंद विकास तो हो गया, देखिए छांटिए, अगर नहीं जानते हैं तो छांटिए। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने, जब विकास ही हो रहा है तो मंद विकास क्यों होगा, इसीलिए ये तो खत्म हो गया। संतुलित विकास, संतुलित विकास होता है यहाँ पर्यावरण को बचा करके हम संतुलित विकास किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए विकास का, जैसे रेलवे में विकास और एक तरह से कहिए तो कृषि में विकास, तो दोनों संतुलित विकास, वहाँ तुलनात्मक होती है, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। समग्र विकास है ना, समग्र विकास में ईच एंड एवरी पार्ट को यहाँ पे ध्यान, लेकिन संपोषित विकास मैंने किसी को पोषित करते हुए विकास जो हम कर रहे हैं उसे ही संपोषित विकास कहते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। संपोषित मैंने किसी को पोषते हुए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, पोषते हुए हम विकास कर रहे हैं, अपना भी विकास हो रहा है और पर्यावरण को भी हम पोषण दे रहे हैं, उसे भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए संपोषित विकास। चलिए 11 के बाद 12 नंबर, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने तथा विकृत किए जाने का दोषी किसे मानना चाहिए? मानव, मशीनें, मोटर गाड़ियां, ध्वनि, किसे मानना चाहिए बताइए? जो भी, अर्थात मशीन भी बनी तो मानव है इसका कारण, मोटर गाड़ी भी बनी तो मानव ही चलाते हैं, ध्वनि मानव ही करते हैं, इसका मतलब सबसे जड़ तो मानव ही है, इसलिए ए ऑप्शन ही होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? देखिए, अगर कोई बच्चा अगर खेल में या तो परीक्षा में कम नंबर लाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धमकी देना शुरू कर देते हैं, धमकाते हैं कि तुम ऐसा कर दिया, निंदा करते हैं, देखो फलना कैसा किया, उस लड़के ने 374 नंबर लाया, उसने 500 इतना, मैंने 400 इतना ले आया और इतना उसमें 95% ले आया, और अपने बच्चे को धमकाते हैं, है ना, थप्पड़ मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जो IQ है वो अलग अलग है, सब कोई ना कोई किसी न किसी पार्ट में दक्ष है, कोई खेल में है, कोई पढ़ने में है, कोई गाने में है, कोई डांस करने में है, कोई लूडो खेलने, चेस खेलने में है, तो सबकी अलग अलग अपनी IQ होती है और अपनी बैलेंस होती है, अपनी बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे निंदा, तो कठोर दंड, मारपीट करना और अत्यधिक निंदा, संवेगात्मक मतलब जो एक्टिविटी उसके अंदर है, और सामाजिक विकास मतलब समाज के साथ इंटरेक्ट करना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल करता है। इसीलिए आप कहते हैं इसमें नहीं, गलत हो गया है ना, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं, भी गलत है, हाँ होगा बिल्कुल, हाँ ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमको नहीं करना है। अगर कम नंबर भी लाया तो उसे पीठ थपथपाना है, वाह बेटा बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा किए हो। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, छक्का नहीं मार पाया, चौका मारा या तो आउट हो गया, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आगे सुधार कर लेना, ठीक है। तो ये चलिए सी, इसीलिए किसी की बड़ाई करनी चाहिए, तो बड़ाई करने से आत्मविश्वास और सामाजिक विकास भी बढ़ता है। 12 के बाद हो गया 13 नंबर सवाल में आइए। देखिए, आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, धार्मिक व नैतिक मूल्यों वाली कहानियां सुनाएंगे, विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीकरण करेंगे। उपरोक्त सभी होगा साथियों, सब होगा। महापुरुषों की जीवनी सुनाइए, मनोबल बढ़ेगा। धार्मिक नैतिक मूल्यों की बात सुनाइए, मनोबल बढ़ेगा, बच्चों में सीख मिलेगी, नई नई चीज जानने की मौका मिलेगी कि ऐसे करते थे हमारे पूर्वज, इसीलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीकरण करेंगे, जैसे टिपटिपवा हो गया, और हो गया गिरगिट वाला हो गया, वो जंगल में सभा हो गया, ये सब कहानी अगर एक्टिविटी कराते हैं
हैं तो बच्चों के अंदर आता है कि वाह वाकई में ऐसा होता है, वो सीखेंगे भी, इसलिए सब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए 14 नंबर सवाल को देख लीजिए। 14 नंबर सवाल देखिए, एक सफल शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है। बिल्कुल ये गलत है, कठोर अनुशासन में तो आपको रखना ही नहीं है, बच्चों को छोड़ दीजिए खेलने के लिए। अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, ये बात सही है। और देख लेते हैं, और इससे अच्छा सही होगा, है ना, अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करे, है ना। तो इसमें आदर्श भी प्रस्तुत करे, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये थोड़ा सा ये भी सही है, अर्थात बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन होगा। अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करिए, और उसको अनुशासित भी रखिए, संयमित भी करिए बनने, संवेदनशील भी है ना, कुछ की एक्टिविटी भी होगा, और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करे, तो ये बच्चों के प्रति अच्छा लगाव होगा, अच्छा उसके संदेश मिलेगा उसके लिए, इसलिए बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। आइए अगला सवाल है, पार्थक्य दुश्चिंता, है ना, पार्थक्य दुश्चिंता क्या है? सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, दुर्बल संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, दुर्बल मानसिक स्थिति का प्रमाण है, सुदृढ़ मानसिक स्थिति का प्रमाण है। 15 का देखिए सोच करके, यहाँ देखिए पार्थक्य दुश्चिंता, चिंता तो की है आप, लेकिन सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, ये जो है सो एक मजबूत संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है कि वो जो है सो पार्थ शरीर जो उसका है वो संवेगात्मक क्रियाकलाप में सुदृढ़ बंधन का प्रमाण देता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब 16 नंबर सवाल में आइए। 16 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है साथियों, 16 नंबर बहुत ही बढ़िया है। चलिए देखते हैं, आत्मधारणा का अभिप्राय है किसी का दूसरे के संबंध में कोई धारणा बनाना। दूसरा है किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का देखिए, आत्मधारणा किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना। चलिए 16 के बाद 17 नंबर आ जाइए। 17 नंबर में है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, पर्यावरण से उत्पन्न होती है, व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्यक्ति का देखिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। पर्यावरण पेड़ पौधे, समाज, है ना, यहाँ जो बारिश होती है, बारिश के पानी, नहर, तालाब, ये सब पर्यावरण जो हमारे हैं उससे अंतःक्रिया करके जो आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, वही आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कहलाती है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 18 आ जाते हैं। 18 नंबर साथियों, इसमें कह रहा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उद्दीपन की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक देखरेख की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। इसमें देखिए 18 में टोटल है उद्दीपन की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता, देखरेख की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। असली डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 18 के बाद 19 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 19 नंबर, बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं वचन और पूर्ववर्ती अधिगम, प्रत्याशा और निर्भरता, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं, ये साथियों दोनों हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन है, दोनों हो जाएगा। वचन और पूर्ववर्ती अधिगम, जो पहले जो अधिगम किए हैं बच्चे वो भी प्रभावित करेंगे, और कोई कठोर वचन बोल देता है वो भी प्रभावित करेंगे, अच्छा वचन है तो अच्छा प्रभावित करेंगे। प्रत्याशा और निर्भरता, किसी पर निर्भरता भी है और प्रत्याशा भी है तो वो भी जो है सो प्रभावित करेंगे, इसीलिए सी ऑप्शन है, दोनों हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ दीजिए और कोई जवाब नहीं दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से कहा नहीं सकता, ये भी नहीं, यह कथन भ्रामक है, ये भी गलत है। हाँ होगा, ऐसे पॉजिटिव शब्दों में जान लीजिए शिक्षक बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हाँ कहिएगा। चलिए, बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक सिद्ध होता है बच्चों के प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके, एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की
चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए 21 का देखिए, बच्चों के प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि का अवसर मिल सके। बच्चों को कठोर अनुशासन में रख करके, है ना, ये गलत हो जाएगा। कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ बच्चों को ही केंद्र में रखिए और बच्चों से ही कराइए, यही शिक्षण विधि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इसीलिए ये सी बिल्कुल गलत है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, देखिए 22 नंबर। विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव जैसी सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा। भाषिक, गतिक, सामाजिक, शैक्षिक, इससे सामाजिक होगा। 22 का सी, सामाजिक विकास होगा, समाज से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। वन एंड जंगल या श्रमदान, लोगों के जैसे कि कुछ काम कर देना, माँ काम कर रही है हाथ बटा देना, समाज में कोई काम हो रहा है, श्राद्ध का काज हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, उसमें भी हाथ बटाना, पानी देना, गिलास बांटना, वितरण करना, चावल, है ना, कभी कभी खाने खिलाने में भी हम लोग बच्चों का सहयोग लेते हैं। तो ये सामाजिक विकास होगा। वहाँ पे कुछ अगर कोई डपट के बोल भी दिया तो बच्चा उतना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो माइनर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्कूल से ही सीखते हैं। क्या एक शिक्षक के रूप में आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यालय में छात्रों का संगठन होना चाहिए? देखिए, विद्यालय में छात्रों का संगठन होना चाहिए, इस बात पर आप जो है सो क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, चलिए, छात्रों का संगठन होना चाहिए, हाँ, ताकि वे संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंतराक्षरी और गतिविधियों का आयोजन करे नहीं, क्योंकि ये संगठन विद्यालय में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देंगे। हाँ, ताकि ये संगठन छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सकें और शिक्षक इससे मुक्त रहें। नहीं, क्योंकि ये संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। देखिए, नहीं लगल है तो सीधे काटिए, इसलिए कि नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव बात सोचिए, बच्चों को बीच में रख करके पॉजिटिव बात सोचिए, नहीं की बात नहीं सोचिए। लेकिन यहाँ गौर कीजिए कि हाँ अगर इसमें है ताकि वे यहाँ शिक्षक मुक्त रहें, ये भी गलत बात के लिए यहाँ पे निगेटिव बात है, इसीलिए यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिर्फ पॉजिटिव बात सुनिए कि ताकि वे संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करे, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। इसलिए 23 का ये सत्य है। अब आ जाइए साथियों 24 नंबर में। 24 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के उचित सामाजिक विकास के लिए विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रजातांत्रिक विधि होना चाहिए। पहला ये तो सही है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक विधि होना चाहिए, ये तो बिल्कुल राइट है। आइए अब दूसरा देख लेते हैं, इधर 3 क्या कह रहा है, फिर सोचेंगे। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल, उत्तरदायित्व भी कुछ नहीं दीजिएगा तो बच्चा नहीं समझेगा, उसको उत्तरदायित्व देना पड़ेगा। बच्चों में मैत्री भाव और सहकारिता की गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैत्री भाव भी बहुत जरूरी, उपरोक्त सभी, ऐसा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है। चलिए 25 और लास्ट यही सवाल है। आज मैं डाल रहा हूँ आपका 20, हो सकता है 19-18 तक हम आज ही डाल दूंगा। चलिए, करो या मरो की स्थिति है, बहुत कम समय बचा है, इसको देखिए 75 सवाल तो फिक्स हो जाएंगे। भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौन सा व्यवहारगत, है ना, कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उत्तरदायित्व, हठधर्मी, जिज्ञासा, प्रयोग करना, कौन सा आता है? जरा सा गौर कीजिए। प्रयोग करना, कोई भी चीज प्रयोग करके बच्चे जब सीखते हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो वो प्रयोग करना आता है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। ये 20 नंबर आपका है प्रैक्टिस से, 20 नंबर 19, 18, 17 आज मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 सेट बनाना है, 75 क्वेश्चन फिक्स है। चलिए, नए वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।